जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शाही आईएएस में। मैं हूँ रजनीश कुमार और मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और ये जो पॉलिटी का लेक्चर है हमारा 17 बीपीएससी जो 30 सितंबर को होने वाला है, उसको ध्यान में रखकर ये लेक्चर बनाया जा रहा है। और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे बीपीएससी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही मकसद रहेगा कि उन चैप्टर को हम लोग अच्छे से टारगेट करें। और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। देखिए, पॉलिटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम 12 का 12 क्वेश्चन, 10 का 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में तो हम मैं नहीं कह सकता कि के सारे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन हाँ, पॉलिटी में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपके 100% मार्क्स पॉलिटी में मिलने वाला है। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही करके आएँ और पूरा नंबर लेकर के आएँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि भारतीय संविधान का कैसे विकास हुआ वो चीज हम लोग देख चुके हैं। फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है? आज हम लोग देखने वाले साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हम सबको पता है कि भारतीय जो संविधान है, हम लोगों ने कई सारे देशों के संविधान से उसको पढ़ करके, उसको समझ करके फिर हमने अपना अपने देश का संविधान बनाया। उस समय के जो भी संविधान सभा में जो भी सदस्य थे, उन लोगों ने कम से कम 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया था, उनको पढ़ा था, उनको समझा था, उनको खंगाला था। फिर उसके बाद जाकर के उन देशों के संविधान से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को, कई सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजन को अपने देश के संविधान में शामिल किया। कुछ उसमें बदलाव करने की जरूरत थी, उसको बदलाव किया। कुछ नई चीजें जोड़ने की जरूरत थी, उसको जोड़ा। ठीक है, कोई चीजें हमारे हमारे समाज के हिसाब से, हमारे सोसाइटी के हिसाब से, हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे लिए जरूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने उसको छोड़ भी दिया। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने कई सारे देशों के प्रोविजन से लिया हुआ है। लेकिन जो कंटेंट है, जो स्पिरिट है, वो क्या है, वो बिल्कुल यूनिक है। वो हम लोगों ने किसी देश के संविधान से नहीं लिया है। वो हम लोगों ने अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, अपने हमारे देश के जो लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने उसको बनाया हुआ है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमने बहुत सारे देशों के संविधान से कॉपी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें इनोवेट भी किया है। ठीक, चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या स्पेशल फीचर्स है जो अदर देशों के संविधान में नहीं है। चलिए, पहला क्या है, लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो संविधान है ना, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, अब देखिए, पहली बार संविधान किस देश ने अपनाया था, तो अगर देखा जाए तो 1215 में। ठीक है, 1215 में पहली बार ब्रिटेन के द्वारा एक लिखित संविधान अपनाया गया था। ठीक है, उसका उसको क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक, मैग्ना कार्टा उसको कहा गया था। 1215 में पहली बार ब्रिटेन के द्वारा एक अलिखित संविधान को अपनाया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक, 1789 में जब अमेरिका आजाद होता है, वो अपने लिए एक संविधान बनाते हैं। वो अमेरिका ने जो अपने लिए एक संविधान बनाया था, वो क्या था, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि एक लिखित संविधान था। जो इंग्लैंड का संविधान था वो लिखित नहीं है, वो अलिखित है, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है वो क्या है, लिखित है। और उस उन्होंने लगभग 4 महीने में उन लोगों ने बैठ करके अपने संविधान को लिखा था। ठीक है, देखिए, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अमेरिका का है। उसके बाद बहुत कई सारे देशों ने अपने लिए एक संविधान बनाया। फिर जब हम आजाद हुए, हमें अपने संविधान की जब जब जरूरत महसूस हुई, तो हमने भी अपने लिए एक संविधान बनाया। ठीक, तो हमारा देश का जो संविधान क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक लिखित संविधान है। जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय इसमें टोटल कितने आर्टिकल थे, टोटल 395 आर्टिकल थे। ठीक, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल था। कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, उस समय टोटल कितने आर्टिकल थे, या फिर कितने पार्ट थे, या फिर कितने शेड्यूल थे। ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी क्या
अभी प्रेजेंट में लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं, यानी कि 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है। और 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद अभी जो आर्टिकल की संख्या है वो कितनी हो गई है, वो 470 के आसपास हो गई। कितनी हुई, 470। और जो पार्ट है यानी कि जो भाग है वो अभी टोटल 25 भाग हो चुका है। और शेड्यूलों की संख्या कितनी पहुंच गई है, 12 पहुंच गई, यानी कि अभी 4 शेड्यूल जोड़े जा चुके हैं। ठीक, ये चीज भी हमें याद रखना है। और किसी एग्जाम अगर पूछा जाए आपसे कि अभी का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने नए शेड्यूल जोड़े गए हैं, तो 4 नए शेड्यूल जोड़े गए, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फीचर्स, सॉरी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि भारत का जो संविधान है ऊपर हमने देखा था, इसको कई सारे देश के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है। देखते हैं कई सारे देश के संविधान से लिया गया है, क्या क्या लिया गया है। जैसे फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। जुडिशियरी, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है। इमरजेंसी का प्रोविजन, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी, ये हम लोगों ने रशिया के संविधान से लिया हुआ है। इस तरह से लगभग 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने अपने देश के संविधान को बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है कई सारे सोर्सेस से हम लोगों ने लिया हुआ है। और जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी सोर्स का पड़ता है तो वो कौन सा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था उसमें 321 आर्टिकल थे। ये चीज भी हमें याद रखना है कि उसमें 321 आर्टिकल थे। ठीक। और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, उसका ज्यादा जो जो अभी का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ठीक। और जो फिलोसफिकल पार्ट है, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया और डीपीएसपी हो गया, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। और जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारा गवर्नमेंट का, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, वो हम लोग ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहीं से लिया हुआ है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हम लोग ने कहाँ से लिया है, ये हम लोग ने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ये सब क्या है, ये कई सारे देश के संविधान से हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है। उसके बावजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा था कि बिल्कुल हमने अपना जो देश का संविधान है वो कई सारे देश के संविधान को पढ़ने के बाद समझने के बाद हमने अपने जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, अपने समाज के हिसाब से हमने अपने देश के संविधान को बनाया है। हम कह सकते हैं कि हमने उनसे कॉपी किया है। ठीक है। लेकिन हमने कॉपी किया, हमने कंसेप्ट को लिया है, लेकिन जो कंटेंट है, ठीक है, जो स्पिरिट है, वो क्या है, वो हमारा यूनिक है। ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है वो उन्होंने अपने समाज के हिसाब से अपने समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया, अपनी जरूरतों के हिसाब से उन लोगों ने अपने संविधान को बनाया। पर जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान जो भी प्रोविजन है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हमने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने अपनी समाज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन सब चीजों का प्रावधान अपने संविधान में किया हुआ है। ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट। तो देखिए जो संविधान का जो भाग 3 है ना, यानी कि क्या है? भाग 3, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 7 तरह के फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। कितने तरह के, टोटल 7 तरह के फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट है। कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने तरह के फंडामेंटल राइट थे, कितने तरह के मौलिक अधिकार थे, तो 7 तरह के मौलिक अधिकार थे। ठीक। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, यानी कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो 44वां संविधान 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है ना, क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि आपको संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। अभी भी ये हमारे संविधान में मौजूद है। कौन से आर्टिकल मौजूद है हमारे, आर्टिकल 300A में। ठीक है। 300A में ये हमारे संविधान में मौजूद है, जिसे क्या कहते हैं, राइट टू, सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी का अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार है, ये अब क्या है, एक लीगल राइट है। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ये कौन से आर्टिकल में था, पहले ये फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 31 के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया था। लेकिन अब क्या है, अब ये सिर्फ एक लीगल अधिकार बनकर रह गया है। यानी कि अगर आपका राइट
प्रॉपर्टी का अधिकार आपका हनन हो रहा है, अगर सरकार कोई आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन रही है, तो आप उसको इन्फोर्सेबल करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं। वैसे तो आप जा सकते हैं, अगर वो आपकी जीविका से संबंधित है, ठीक है, आपके पास वही वो उतना ही प्रॉपर्टी है, वही आपके जीने का सहारा है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको फंडामेंटल राइट का अधिकार नहीं देता है, ठीक। देखिए, और ये जो देखिए फंडामेंटल राइट अभी कितने तरह का है? टोटल 6 तरह का फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम यानी कि वो कुछ आजादी दी गई है, ठीक है, जैसे बोलने की आजादी, कहीं आने जाने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, कुछ व्यापार करने की आजादी, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि आपसे कोई जबरदस्ती कोई काम ना करवाए, बिना पैसे दे के कोई बिना मजदूरी का आपसे कोई काम ना करे, इसे क्या कहते हैं? राइट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म का अधिकार, ठीक है, यानी कि आप जो चाहे वो धर्म का पालन कर सकते हैं। आपका मन नहीं है किसी धर्म का पालन करने का, तो आप कोई भी धर्म का पालन नहीं करेंगे, यानी कि आपके के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप हिंदू धर्म का पालन कीजिए या फिर आप मुसलमान धर्म का पालन कीजिए, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि आपको ये अधिकार रहेगा कि आप अपनी कल्चर से संबंधित, ठीक है, आपने अपने लिए एजुकेशनल संस्था स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वोलेट हो रहा है, तो आपके लिए भाई कुछ होना चाहिए ना अधिकार कि हाँ हमारा वोलेट हो रहा है, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं और अपने राइट को हम सुरक्षा प्रदान करवाएं, ठीक है, सुरक्षा की मांग करें, ठीक। देखिए जो फंडामेंटल राइट है ना, ठीक, उसके लिए रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है, तो वो रिट जारी कर सकता है, ठीक। 5 तरह के रिट होते हैं, जब हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सारे रिट को समझेंगे, ठीक। और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट अगर वोलेट हो रहा है, तो उसके लिए वो रिट जारी कर सकता है। अब देखिए इसमें दो बातें आती है। पहला बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत ये बात मेंशन है, वो फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर उसको वो रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, आपको इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से संबंधित रिट जारी करने के लिए आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है। अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं रिट जारी करवाने के लिए, तो वो मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है कि वो रिट जारी करेगा, वो आपको इनकार नहीं कर सकता है। चलिए, देखिए, जो फंडामेंटल राइट है क्या है? वो जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिएबल है, यानी कि अगर वो वॉयलेट हो रहा है आपका फंडामेंटल फंडामेंटल राइट, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के उसको आप इन्फोर्स करवा सकते हैं, आप उसको लागू करवा सकते हैं, आप उसकी सुरक्षा के लिए मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये संविधान के भाग 4 में इसका बारे में मेंशन किया गया है। कौन से भाग में? भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के तक इसका मेंशन किया गया है। अब देखिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, इनको भी पहले फंडामेंटल राइट में शामिल करने की मांग की जा रही थी, लेकिन उस समय जो भी संविधान सभा में जो भी बैठे हुए जो हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने कहा कि अगर हम लोग इन सब सारे प्रावधान को भी अगर हम डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट में शामिल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। हमारे पास उतने संसाधन नहीं, उतने रिसोर्स नहीं है कि हम अपने देश की सारी जरूरतों को पूरा करें। इसलिए हम अभी इसको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोग इसको रख रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास संसाधन होंगे, रिसोर्स होंगे, उस हिसाब से हम लोग जो भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, हम उनको फंडामेंटल राइट बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे समय आने आने के बाद, ठीक है। तो जैसे एक राइट टू एजुकेशन था, वो पहले फंडामेंटल राइट, सॉरी, ये डीपीएसपी में उसको वो था, लेकिन बाद में जब हमारे देश उतना कैपेबल हो गया कि हाँ हम राइट टू एजुकेशन सबको दे सकते हैं, तो वो राइट टू एजुकेशन को हम लोगों ने वापस फंडामेंटल राइट बनाया। आर्टिकल 21 के तहत उसको हम लोग ने फंडामेंटल राइट में शामिल किया। ऐसे ही बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो अभी अभी समय के हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेस हो जाएंगे, तो हम लोग उसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? हमारा जस्टिसिएबल नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी प्रावधान है अगर उसका वोलेट हो रहा है, तो आप किसी से ये नहीं कर सकते कि भाई हमारा ये मतलब ये मेरा अधिकार है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते उसको इन्फोर्सिबल कराने के लिए, ठीक है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राइट टू वर्क है, यानी कि काम करने का अधिकार, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, वो जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट में जो भी प्रावधान है वो क्या है? वो सारे के सारे जस्टिसेबल, लेकिन
डीपीएसपी क्या है? जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी क्या है? गाइडलाइन है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि आपको किस तरह से कानून बनाना चाहिए लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है, लोगों के उत्थान के लिए कौन से कानून बनाना चाहिए, किस तरह के कानून बनाना चाहिए, ये क्या है? एक तरह का गाइडलाइन है। किसके लिए गाइडलाइन है? तो गवर्नमेंट के लिए, ठीक। गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक तरह से गाइडलाइन है। देखिए, फिर क्या आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। जो हमारा मूल संविधान था, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। जब इमरजेंसी लगी हुई थी हमारे देश में 1975 में, इमरजेंसी लगती है और लगभग 77 तक इमरजेंसी हमारे देश में लगी रहती है, ठीक है। उसी समय इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया था। देखिए, जब संविधान बन रहा था उस समय भी फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में शामिल करने की बात की गई थी। लेकिन उस समय के जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उनको फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन बाद में जब जरूरत लगा कि हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में शामिल करना चाहिए, जब हम अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दे रहे हैं, तो उनका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए देश के प्रति, ठीक है। उसलिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब ये किसके रिकमेंडेशन पे इसको शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? स्वर्ण सिंह जी थे। उनके आधार पर फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब देखिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग ने रसिया के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। किस देश के संविधान से लिया हुआ है? रसिया के संविधान से लिया हुआ है। और फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन कहाँ किया गया है? पार्ट 4A में। पार्ट 4 क्या था? हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन किया गया। उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है। क्या नाम है उस आर्टिकल का? आर्टिकल 51 है। अब जो जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में लागू किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था, उस समय टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? टोटल 10 तरह के फंडामेंटल ड्यूटी थे। लेकिन बाद में आगे चल करके 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है? 86, यानी कि 86वां संविधान संशोधन होता है। और उसके द्वारा एक और फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान में शामिल किया जाता है। उसमें क्या, सॉरी, एक और फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में शामिल किया जाता है। उसमें क्या प्रावधान रहता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर को भी शामिल किया था, यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए मतलब शैशवपूर्ण देखभाल की बात की जाती है, कि जो अब अगर 0 से 6 साल तक का बच्चा है तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सरकार की रहेगी। इसको भी शामिल किया गया था हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी वॉइस। देखिए, भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारतीय जो राज्य है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, उसको क्या है? सेपरेशन किया गया, उसका बंटवारा किया गया सेंटर और स्टेट में, ठीक है। और भारत में क्या है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, ठीक है। और रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से आप उसको बदल नहीं सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब क्या, ये फेडरल स्ट्रक्चर के फीचर्स है, ठीक है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश का पॉलिटी है, वो फेडरल तो है ही, लेकिन फेडरल होने के साथ साथ ये ज्यादातर यूनिटरी की तरफ, यानी कि एज ए यूनियन की तरफ झुका हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, जब संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि हमारे देश का जो हमारे देश का जो पॉलिटी है, वो क्या है? वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि देखिए, अमेरिका में क्या, अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है, लेकिन भारत में क्या, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो फेडरेशन है ना, वो जो स्टेट है ना, उनके बीच एक रिजल्ट का, एग्रीमेंट का रिजल्ट है, यानी कि वो लोग मिल करके उन्होंने एक एग्रीमेंट से साइन किया कि ठीक है, हम लोग साथ में मिलेंगे और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का निर्माण करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? भारत पहले से स्थापित है, भारत पहले से ही था। भारत से अलग अलग राज्य बने हैं, अलग अलग स्टेट बना है। लेकिन अमेरिका में क्या, अमेरिका में स्टेट मिल करके उन्होंने एक राज्य का निर्माण किया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, वहां पे एक एग्रीमेंट चलता है, लेकिन भारत में ऐसा ही नहीं है। देखिए, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में स्टेट को यह अधिकार है, ये देखिए, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आप सेंटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। यानी कि वहां पे क्या है, अमेरिका में क्या है, देखिए, भारत में क्या है,
इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि जो यूनियन है ना, आप यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टेट का जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकते हैं, स्टेट का जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राज्य है जैसे यूपी हो गया, अगर सरकार पार्लियामेंट कल को चाहे तो क्या कर सकती है, यूपी को दो भागों में विभाजित कर सकती है, तीन भागों में भी विभाजित कर सकती है। ठीक है, ये अधिकार है। लेकिन अगर इस स्टेट चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएं, तो वो वैसा नहीं कर सकती है, उनको ये अधिकार नहीं दिए गए। यहाँ पे भारत में क्या है, जो यूनियन है उसको ज्यादा पावर दिया गया है। कैसे ज्यादा पावर दिया है? सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, ठीक है, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है। यानी कि क्या है, सेंटर के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट के लिए भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, ये क्या है? ये सब यूनिटरी फीचर्स है। यानी कि भारत में क्या है, जो यूनियन है, जो सेंटर है, वो ज्यादा पावरफुल उसको बनाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए जब भारत जब आजाद हुआ, उस समय जब दो तरह की गवर्नमेंट का फॉर्म होता है। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और एक क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो भारत भारत के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन लोगों ने क्यों अपनाया? क्योंकि वो लोग एक तरह से पहले से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से परिचित थे, कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो चुका था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में कैसे काम होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट कहाँ फॉलो किया जाता है, तो प्रेसिडेंट में फॉलो किया, सॉरी, अमेरिका में फॉलो किया जाता है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट होता है, ये क्या होता है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा कोऑपरेशन होता है, ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है, वहां पे क्या है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक, वो वहां पे वो सेपरेशन पे का आधारित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोऑपरेशन पे आधारित है, कोऑर्डिनेशन पे आधारित है। ठीक है, इसलिए हमारे देश के संविधान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी ये विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है ना, ये तो हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया हुआ है, ये हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में जो पार्लियामेंट है, वो क्या, वो सोवरीन है, वो ज्यादा ताकतवर है। ठीक, लेकिन हमारे देश में हम लोगों ने पार्लियामेंट को ज्यादा सोवरीन नहीं बनाया, यानी पार्लियामेंट जो है हमारा, वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। क्यों नहीं है ताकतवर? क्योंकि हमारे देश में क्या, जुडिशरी है। जुडिशरी, अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना रहा है तो जुडिशरी उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अगर वो कानून फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, या फिर किसी और कानून को वॉयलेट कर रहा है, तो अगर जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक, यानी कि जो जुडिशरी उसको खत्म कर सकती है। इसलिए हमारे देश में क्या है, जो पार्लियामेंट जो है वो सोवरिन नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो ताकतवर नहीं है। ये क्या है, ये डिफरेंस है। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट कहाँ से लिया हुआ है, हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट क्या है, सोवरिन है, लेकिन हमारे देश में पार्लियामेंट क्या है, सोवरिन नहीं है। ठीक है, तो देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो जुडिशियरी है, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, वो क्या, वो ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, और भारत में क्या फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया जाता है। इसलिए भारत की जो न्यायपालिका है, वो भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। हम लोगों ने एक तरह से ब्रिटेन के सोवरेन पार्लियामेंट के बीच में, और अमेरिका के सोवरेनिटी ऑफ जुडिशरी के बीच में एक सामंजस्य बना के रखा है। मतलब ना तो हमारे लिए पार्लियामेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ना ही हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए भारत में क्या है, एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी की स्थापना की गई है। क्यों स्थापना की गई है? ठीक है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, यानी कि कार्यपालिका से और विधान पालिका से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये कैसे इंडिपेंडेंट होगी? ठीक है, क्या है ना, भारत में क्या है ना, जो जुडिशरी है ना, उसके लिए फिक्स टेन्योर की बात की गई है। 2 साल या 5 साल फिक्स टेन्योर की बात की गई। उसके पहले आप किसी भी चीफ जस्टिस को या फिर कोई भी जजेस है ना, उनको आप उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। एक फिक्स सैलरी दिया जाएगा, और उनके अपॉइंटमेंट के समय जितनी सैलरी की बात हो गई है, 1 लाख रुपए देने की या फिर 1.5 लाख रुपए देने की, तो आप अपॉइंटमेंट के बाद उनको कम नहीं कर सकते हैं। वरना मान लीजिए
जो कोई सुप्रीम कोर्ट है, उसने कोई फैसला सुना दिया गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो कल को गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको हटा देगी, चलो भाई अब आपका काम खत्म हो गया, आप निकलो यहाँ से। या फिर उनका सैलरी कम कर देगी, अब 1 लाख रुपए है, उठा घटा करके उसको 50,000 रुपए कर दे। ठीक है, तो ये सुरक्षा प्रदान किया गया है जुडिशरी को हमारे यहाँ पे। ठीक, तो इसी ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते हैं। ठीक, देखिए जो सबसे एपेक्स कोर्ट है हमारे यहाँ पे कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद कौन सा आता है, हाई कोर्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, सबोर्डिनेट कोर्ट आता है। यानी कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट या फिर कोई भी अधिकार वायलेट हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि, देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में स्टेट के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है और सेंटर के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि अगर अगर जो सेंटर का कानून अगर वॉयलेट हो रहा है तो आप सेंटर के ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और स्टेट के कानून से संबंधित कोई प्रावधान है, मामला है, तो आप स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, चाहे वो स्टेट का कानून हो या फिर सेंटर का कानून हो। अगर कोई भी आपका कानून का हनन हो रहा है, कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का काम क्या मतलब हुआ, ठीक है। हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया हुआ, हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, देखिए अमेरिका में क्या, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का फॉलो किया जाता है। यानी कि सेंटर का एक अलग सिटीजनशिप रहेगा, बाकी जो भी स्टेट है जैसे टेक्सास हो गया, मियामी हो गया, बोस्टन हो गया, फ्लोरिडा फ्लोरिडा हो गया, इन सब का अपना एक अलग अलग सिटीजनशिप है। यानी कि सेंटर का भी सिटीजनशिप रहेगा और स्टेट का भी सिटीजनशिप रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है। भारत में यूपी का कोई अपना अलग सिटीजनशिप नहीं है, बिहार का कोई अपना अलग सिटीजनशिप नहीं है। एक ही सिटीजनशिप को फॉलो किया था, क्या है, सेंटर का। यानी कि हम भारत के निवासी हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम यूपी के निवासी हैं या फिर हम बिहार के निवासी हैं, हम किस क्या कहते हैं, हम भारत के निवासी हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाता है। तो देखिए सिटीजनशिप के बारे में कौन सा भाग में वर्णन किया गया, भाग 2 में वर्णन किया गया। जब हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो एक एक करके हम लोग इसके विस्तार से पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 to 11 के तहत इसका वर्णन किया गया, हम लोग उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखिए इमरजेंसी प्रोविजन हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया हुआ है, हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। ठीक, अब इसमें आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में वर्णन किया गया है। नेशनल इमरजेंसी कितने तरह से लगाया जा सकता है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 52 के तहत। फिर क्या, स्टेट इमरजेंसी आता है। यानी कि मान लीजिए जो कोई स्टेट है, वहां पे स्टेट की मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के तहत वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 365। यानी कि अगर सेंटर का कोई बात सेंटर कोई बात कह रहा है, कोई कानून कह रहा है लागू करवाने के लिए, और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहां पे सेंटर क्या कर सकती है, वहां पे आर्टिकल 365 के तहत वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। फिर एक क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। यानी कि वित्तीय आपातकाल होता है। इसका मतलब क्या, मान लीजिए जो देश है उसका क्रेडिट खराब हो रहा है, यानी कि उसके पास पैसे की बहुत कमी हो रही है, कि वो बाहर से तेल ले सके या फिर अपने खर्चे को चला सके, तो वो क्या कर सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है, आर्टिकल 360 के तहत। तो ठीक है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी लग रही है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लग रही है, उसमें क्या होता है, जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि जब तक इमरजेंसी देश में लागू रहेगा तब तक आपके फंडामेंटल राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेट हो रहा है। आप वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने फंडामेंटल राइट के सुरक्षा के लिए बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 एंड 21, इसके इसको खत्म नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो भी आपका जो आर्टिकल 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट है, ये क्या रहेंगे, ये बरकरार रहेंगे। ठीक है, देखिए इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में क्या होता है ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, और सबसे ज्यादा जो भी स्टेट गवर्नमेंट की ताकत ताकत है, जो शक्ति है, वो किसके पास चली जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए जब सारा ताकत किसके पास चला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के चला जा रहा है, तो यहाँ पे कोई हम लोग संविधान संशोधन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई कानून पास नहीं कर रहे हैं, बस हम लोगों ने इमरजेंसी लगा दिया, और जो स्टेट है, स्टेट की सारी शक्ति किसी के पास चली गई, तो सेंटर के पास चली गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी क्या है, द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, कई सारे स्टेट में भी द्विसदनीय विधायिका है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब स्टेटों में क्या है, द्विसदनीय विधायिका है।
ठीक है, अब देखिए भारत में क्या है, भारत जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या है, द्विसदनीय विधायक है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को क्या हम लोग कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल, और राज्यसभा को क्या कहते हैं हम लोग, काउंसिल ऑफ द स्टेट। यानी कि ये लोग क्या है, ये द्विसदनीय विधायिका की बात की गई, यानी कि दो सदन होंगे जहां से कानून बनेगा और कानून पास होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो भारत का जब संविधान बन रहा था ना, तो हम लोगों ने इसको ना तो पूरी तरह से रिजिड बनाया, ठीक है, ना ही पूरी तरह से कठोर बनाया, और ना ही पूरी तरह से नरम बनाया, फ्लेक्सिबल बनाया। क्यों? क्योंकि देखिए संविधान आज से 75 साल पहले बना था, ठीक है, तो उस समय कुछ और, उस समय की जरूरत के हिसाब से, उस समय की कंडीशन के हिसाब से संविधान बनाया गया था। ठीक है, आज के वक्त में क्या, आज के वक्त में माहौल बदल चुका है, हमारी जरूरतें बदल बदल चुकी है, हमारा समाज बदल चुका है। ठीक है, तो आज की हमारी जरूरतें कुछ और है। इसलिए जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने कहा कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो हमारे समय की जरूरतों के हिसाब से रहेगा। ये नहीं कि हम आज बना दिए अपने संविधान को और 50 साल बाद तक, 100 साल बाद तक हमारे देश का वही संविधान फॉलो होगा। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने हमारे संविधान को ना तो रिजिड बनाया, ना ही फ्लेक्सिबल बनाया, दोनों का एक संतुलन बना करके हमारे संविधान को दिया। मतलब कि हम अपने जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन देखिए देखिए उसमें क्या है, कुछ कुछ ऐसे उसके प्रोविजन है जिसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी से संविधान संशोधन संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, इन सब को अगर हमें बदलाव करना है तो उसके लिए हमें क्या, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत जरूरत होती है। ठीक, तो ये प्रावधान है हमारा संविधान में कि ना तो हमारा संविधान बहुत कठोर है, ना ही हमारा संविधान बहुत नरम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि क्या है, आपको वोटिंग देने का अधिकार। देखिए पहले क्या था, जब हम लोग आजाद नहीं थे उस समय क्या था, बहुत सीमित मताधिकार था, यानी कि बहुत कम लोगों को मत देने का अधिकार था। यानी कि अगर आपके पास संपत्ति है, आप टैक्स दे रहे हैं या फिर आप पढ़े लिखे हैं, तो ही आपको वोट देने का अधिकार था। लेकिन जब हम आजाद हुए 1947 में, हम आजाद हुए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तब हमारे देश के जो भी पॉपुलेशन थी उन सबको मत देने का अधिकार दिया गया। यानी कि पहले क्या होता था, पहले 21 साल, अगर आप 21 साल के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार रहता था। लेकिन 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपको ये अधिकार दिया गया कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार रहेगा। और इसको कब से लागू किया गया, 1989 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा एज जो पहले 21 साल था उसको घटा कर कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेकुलर स्टेट। देखिए हमारा, देखिए सेकुलर जो वर्ड है हमारे देश का जो प्रियम्बल है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। सेकुलर का मतलब क्या होता है, देखिए सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट है, ठीक है, वो अलग रहेगा किससे, रिलीजन से, यानी कि सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। यानी कि स्टेट का कोई खुद का एक रिलीजन नहीं रहेगा, वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, वो किसी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा देगा ठीक है, अब देखिए यूरोप में क्या है, वेस्टर्न कंट्री में क्या है, वहां पे निगेटिव कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। यानी कि क्या है, धर्म का बिल्कुल पूरी तरह से सेपरेशन रहेगा, वाटर टाइट सेपरेशन रहेगा धर्म का स्टेट से। लेकिन अपने देश में क्या है, देखिए वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ एक ही धर्म था उस समय, ठीक है, क्रिश्चियनिटी धर्म था। इसलिए वहां पे वाटर टाइट सेपरेशन करना वहां पे आम, मतलब आसानी से हो गया। लेकिन भारत में क्या है, भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म का राज्य से अलग सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी धर्मों का पालन करेंगे, हम इसे सभी धर्मों को बढ़ावा देंगे, हम सभी धर्म को एक समान नजर से देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आप हिंदू है तो हम आपको ज्यादा महत्व देंगे, हम आपको ज्यादा अधिकार देंगे, फिर अगर आप मुसलमान है तो हम आपको ज्यादा महत्व देंगे, ज्यादा अधिकार देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है। ठीक है, सभी धर्मों के लिए उसी तरह से छुट्टी दी जाती है, जैसे दिवाली पे छुट्टी है तो ईद पे भी छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, सभी धर्म के लिए इक्वल राइट है, इक्वल अधिकार है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, सेकुलर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए हमने देखा था कि भारत में जो संविधान क्या है, ना तो फ्लेक्सिबल है और ना ही रिजिड है, यानी कि दोनों का क्या है, सामंजस्य है। ठीक है, इसी में क्या है, जो संविधान है हमारा, ठीक है, उसमें दो तीन तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाती है। यानी कि अगर आपको संविधान संशोधन करना है
आप कितने तरह से कर सकते हैं? 3 तरह से कर सकते हैं। देखिए, पहला क्या है, एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, यानी कि 1/3, यानी कि जो भी मेंबर उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद है, अगर उसके 1/3 मेंबर सहमति देते हैं, तो आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? 2/3, यानी कि 2/3 में वोटिंग होनी चाहिए, यानी कि 2/3 लोग अगर आपकी सहमति दे रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट का जो भी टोटल नंबर है, उसका 2/3 अगर लोग उपस्थित है और वो वोटिंग दे रहे हैं, तो आप संविधान को पास करवा सकते, संविधान संशोधन को पास कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, 2/3 विथ हाफ ऑफ द स्टेट से भी पास होना चाहिए, यानी कि अगर 30 स्टेट है, 30 स्टेट में कम से कम 16 स्टेट अगर उसको सहमति दे रहे हैं, तो आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट बॉडी। अब देखिए, इंडिपेंडेंट बॉडी कौन कौन सा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। कौन कौन सा? जैसे स्टेट का इलेक्शन हो गया, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, ये सब इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या काम है? जो भी ऑफिसर ग्रेड, ए ग्रेड का जो भी रिक्रूटमेंट होता है, वो कौन करवाता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी को कैसे इंडिपेंडेंट बनाए? इनके लिए एक फिक्स टेन्योर की बात की गई है, एक फिक्स सैलरी की बात की गई है। ठीक है, यानी कि अगर इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो आप जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल है, 5 साल के पहले आप उनको नहीं हटा सकते हैं। अगर इनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आप उनकी सैलरी को कम नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट। ठीक है, पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जो ओरिजिनल संविधान था, उस समय सिर्फ 2 टायर गवर्नमेंट की बात की, यानी कि डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी, एक तो सेंटर पे और दूसरा स्टेट पे। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के दौरान 1992 में, ठीक है, पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटी को शामिल किया गया। ठीक है, उसमें क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि जो गांव में, जो दूर दराज छोटे शहरों में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिएंगे कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, अपने लिए कुछ कानून बना सकते हैं। ठीक, अपने आप अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए एक हम लोगों ने एक 3 टायर गवर्नमेंट की बात की। ठीक है, देखिए, originally, the Indian constitution, like any other federal constitution, provided for a dual quality, that is center and state. मतलब बाकी देश में जैसे डुअल गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता था, वैसे ही हमारे देश में भी डुअल गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता था, सेंटर और स्टेट को। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, हमारे देश में पंचायती राज यानी कि लोकल गवर्नमेंट को भी स्थापित किया गया। ठीक, और जो पहला राज्य था यहाँ पे पंचायती राज को जब पंचायती राज को स्थापित किया, कौन सा था? वो राजस्थान था, और राजस्थान में नागौर जिला है, वहां पे पहली बार 2 अक्टूबर को वहां पे स्थापित किया गया था। 1959 में स्थापित किया गया था पंचायती राज को। ये चीज हमें याद में रखना है। देखिए, आज का एक हमारा क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनमें से कौन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है हमारा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, या फिर जुडिशियल रिव्यू। तो कौन सा इसमें नहीं है हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट किसका फीचर है? ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट का फीचर है, यानी कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है। हमारे देश में कौन सोवरेन है? एक कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, यानी कि हमारे देश में सबसे ताकतवर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।